चिंतन होते थे कि ईश्वर है, करुणा के सागर हैं, प्रेममयी है। तो फिर जब देखते हैं कि जब पहले बनाया, जीवों की रचना करी, तो एक तरफ शेर बना दिए, दूसरी तरफ बकरी, हिरन, और वो इतने मासूम है उसको मार के खा जाता है। तो फिर जैसे लगता है कि इतने तो वो करुणा के सागर है नहीं। चीज़ें उन्होंने तो बहुत अच्छी डिज़ाइन करी, सारी चीज़ें करी, सब बनाया, लेकिन एक तरफ फिर ऐसा क्यों बनाया संसार कि जहाँ पर हिंसक जीव भी बना दिए, जो मतलब जो सीधे साधे प्यारे उनको भी मार के खाते हैं और बहुत बुरी तरीके से। ये देखने का फेर है। मैं मांसाहार का धुर विरोधी हूँ, मैं दूध पीने तक को मना करता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानवरों के एक वर्ग का हिमायती हूँ और दूसरे वर्ग का दुश्मन हूँ। तुम हटा दो सब शेर चीते, तो तुम्हें क्या लग रहा है जंगल बचेंगे? और जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो हिरण और खरगोश कहाँ से बचेंगे? हिरण खरगोश आपको मासूम लगते हैं, मासूम वो हैं भी एक दृष्टि से, पर अगर शेर नहीं है और चीता नहीं है तो ये हिरण और खरगोश इतने हो जाने हैं कि जंगल ही नहीं बचेगा, और जंगल ही नहीं बचेगा तो न जाने कितनी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। तो ये तो फिर खरगोश ने बड़ी हिंसा कर दी, खरगोश के हाथों न जाने कितनी प्रजातियां खत्म होंगी। ये मत कह दीजिए कि खरगोश मासूम है और शेर गब्बर है। शेर भी मासूम है, खरगोश भी मासूम है, ये तो प्रकृति वाली मासूमियत है, इसमें क्या किसी को जिम्मेदार ठहराएं। वास्तव में ये जो शब्द है मासूमियत या इनोसेंस, ये प्रकृति पर लागू होती ही नहीं। प्रकृति में तो मशीनें हैं, यंत्रवत काम चलता है, जो जैविक रूप से जैसा बना है जेनेटिकली वैसा ही चलेगा। तो वहाँ किसी को क्या अच्छा, किसी को क्या बुरा बोलना। एक तरह की मशीन शेर है, एक तरह की मशीन खरगोश है। इनोसेंस या गिल्ट, इनोसेंस या करप्शन, निर्दोषता या दोष, ये शब्द सिर्फ मनुष्य पर लागू होते हैं। मनुष्य अकेला है जो निर्दोष कहा जा सकता है, और मनुष्य अकेला है जो दोषी हो सकता है। शेर हिरण को मार दे तो दोषी नहीं कहलाया जा सकता, मनुष्य हिरण को मारेगा तो दोषी कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य के पास वो चेतना है जो जान सकती है और सही चुनाव कर सकती है। शेर के पास तो बस प्रकृति है और प्रकृति प्रदत्त संस्कार है, तो शेर चुनाव कर ही नहीं सकता, उसको दोषी क्या ठहरा रहे हो? हाँ, इंसान मारेगा अगर शेर को, चाहे हिरण को, चाहे खरगोश को, चाहे हाथी को, तो इंसान जरूर दोषी ठहराएगा, क्योंकि इंसान के पास विकल्प था। तुम चाहते तो नहीं मारते, पर फिर भी तुमने मारा, तुम दोषी हो। शेर को दोषी क्यों बोल रहे हो? और भूलना नहीं कि जंगल में सबका होना जरूरी है। वास्तव में कई ऐसे जंगल हैं जिनको पुनर्जीवन तब मिला जब उसमें शेर चीते पुनः प्रविष्ट कराए गए। जब शेर चीते पुनः आए तो वहां पर जो अन्य प्रजातियां थीं घास पत्ती खाने वाले पशुओं की, वो फिर थोड़ी कम हुई। जब वो कम हुई तो वहां फिर पेड़ पौधे बढ़े, क्योंकि अगर घास खाने वाले और पौधे खाने वाले पशु अनियंत्रित गति से बढ़ते रहे तो तुम मुझे बताओ घास कहाँ बचेगी और पेड़ और पौधे कैसे बचेंगे? तो पेड़ और पौधों को कौन बचाता है? शेर बचाता है। तो हिरण और खरगोश की तो इतनी परवाह कर रहे हो, पेड़ पौधों की तो परवाह कर लो। पेड़ पौधों का दोस्त कौन हुआ? शेर। लेकिन शेर मार दे हिरण को, फिर कह रहा हूं कोई बात नहीं, तुम मत मार देना हिरण को।
आचार्य जी, फिर यही तर्क जो है सारे लोग देते हैं जो मनुष्य है कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी इसीलिए वो नॉनवेज खाते हैं, कि मुर्गियों की संख्या बढ़ जाएगी, मुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी इसलिए हम खाते हैं, बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात क्या परम मूर्खता की नहीं है? तुम मुर्गियां जबरदस्ती पैदा कर रहे हो अपने खाने के लिए। मुर्गी क्या जंगल से ला रहे हो तुम कि अपने आप बढ़ी जा रही है? वो मुर्गी तो बेचारी खत्म ही हो जाए अगर तुम्हारे ये पोल्ट्री फार्म्स बंद हो जाएं। तुम उनको जबरदस्ती पैदा कर रहे हो अपने खाने के लिए और फिर कह रहे हो कि नहीं हम खाएंगे नहीं तो ये खत्म हो जाएंगी। वो तो कम ही पड़ रही हैं, तभी तुम्हें और ज्यादा पैदा करनी पड़ रही हैं। तुम तो अंडों का मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि न करो तो उतने अंडे मिलेंगे ही नहीं। तुमने जंगल में किसी जानवर की तादाद को बेतरतीब बढ़ते देखा है क्या? प्रकृति संतुलन रखना खूब जानती है, और अगर तुम्हें संतुलन ही रखना है तो सिर्फ मुर्गी और बकरी का क्यों रखते हो? करोड़ों प्रजातियां हैं जानवरों की, सबका संतुलन रखो, सब खाया करो। तुम यही तर्क कुत्तों पर क्यों नहीं लगाते कि अगर हम कुत्ते नहीं खाएंगे तो कुत्ते बेहिसाब बढ़ जाएंगे? यही तर्क हाथी पर क्यों नहीं लगाते? हाथी भी खाओ। यही तर्क कीड़ों पर क्यों नहीं लगाते? मकड़े पर क्यों नहीं लगाते? मकड़े भी खाओ कि अगर हम मकड़े नहीं खाएंगे तो मकड़े बेहिसाब बढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये तर्क लंपटपने का है, क्योंकि आप जबान के स्वाद से प्रेरित हो। और दूसरी बात, इस तर्क में बड़ी बौद्धिक मूर्खता है। बौद्धिक तल पर ये अति क्षीण तर्क है। दो ही प्रजातियां हैं क्या दुनिया में कि जिनको मारने की जरूरत है ताकि वो बढ़ ना जाए बहुत ज्यादा? बकरा और मुर्गी। बाकी प्रजातियां अपने आप संतुलन में रहती हैं। यही दोनों हैं जो पगलाई हुई हैं और बेहिसाब बढ़ रही हैं। तो फिर इंसान ने कहा धर्म की रक्षा हेतु आज हम बकरा खाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने खासकर बकरे को ऐसा बनाया है कि अगर उसे इंसान ने मारा नहीं तो बकरा कल परसों या साल भर में 8-10 हजार करोड़ की आबादी ग्रहण कर लेगा और राष्ट्रपति भवन और व्हाइट हाउस पर भी छा जाएगा। तो बकरे को मारना जरूरी है। जिस तर्क से तुम बकरे को मारते हो, मैं कह रहा हूं फिर उसी तर्क से मकड़ा क्यों नहीं खाते? बोलो। कुत्ते भी इतने, कुत्ते क्यों नहीं खाते? पर नहीं, जब कुत्ता मारा जा रहा होता है तब तो तुम्हारी मानवता जागृत होती है। कहते हैं चीनी लोग बड़े निर्दयी हैं, कुत्ता मार रहे हैं, खा रहे हैं। कुत्ता मारे तो गलत और बकरा मारो तो सही। ये क्या बात? सबसे ज्यादा बेतरतीब आबादी इस ग्रह पर किसकी बढ़ रही है? तर्क यह है कि बहुत आबादी बढ़ रही है इसीलिए मारना जरूरी है। ठीक है, हम इस तर्क को स्वीकार किए लेते हैं कि आबादी बहुत बढ़ रही है इसलिए मार के खाना जरूरी है। सबसे ज्यादा बेतरतीब आबादी इस ग्रह पर किसकी बढ़ रही है? मनुष्य की। तो हमने आपका तर्क माना, सबसे पहले आप आए। अगर आबादी नियंत्रित करने के लिए मार के खाना जरूरी है तो सबसे ज्यादा व्यर्थ आबादी तो इंसान की बढ़ी हुई है। 800 करोड़ हो गए। सबसे पहले तो इन्हीं का मांस बिकना चाहिए। बोलने से पहले लोग सोचते भी नहीं कि बोल क्या रहे हैं। एथिकली ही नहीं, तुम लॉजिकली भी गलत हो। बात न नैतिकता की है, न अध्यात्म की है। तुम्हारी बात तो तर्कयुक्त भी नहीं है, बुद्धियुक्त भी नहीं है। मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। ऐसे तर्क देते हैं लोग। चूहे बहुत बढ़ जाते हैं कई बार। सूरत में प्लेग फैल गया था चूहों के मारे, तो वो सब चूहे खा जाने चाहिए थे। और कॉकरोच तो घर घर की समस्या है।
बढ़े ही रहते हैं। तो अब जब कॉकरोच बढ़े तो उन्हें खा जाना और कहना कि खाया नहीं तो बहुत बढ़ जाएंगे। टॉयलेट अभियान चल ही रहा है और जहां संडास है वहां कॉकरोच है। बढ़िया, इसी बहाने गरीबों को प्रोटीन मिलेगा। बड़ा तर्क दिया जाता है कि अरे अगर मांस नहीं हुई तो गरीब लोग प्रोटीन कहां से पाएंगे? कॉकरोच। और जो ये प्रोटीन वाला तर्क देते हैं वो बिल्कुल छुपा जाते हैं, बेईमानी करके छुपा जाते हैं इस बात को कि जितने रुपए में मांस से मिलता है प्रोटीन, मान लो 10 ग्राम, उससे आधी राशि में, उससे आधे रुपए में दाल से मिल जाएगा, सब्जियों से मिल जाएगा, कई अन्य स्रोतों से मिल जाएगा। वो कहेंगे नहीं, जब तक भैंसा नहीं खाया तब तक प्रोटीन कहां से मिलेगा? और भैंसा सस्ता होता है ना। गरीबों की अगर तुम्हें इतनी चिंता होती तो गरीबों को सबसे सस्ता प्रोटीन तो दाल से मिलता है। सीधी सी बात है स्वाद की। मांस में बढ़िया मसाला डालो और कामना तृप्त करो, और उस कामना को फिर जायज ठहराने के लिए उल्टे पुल्टे बेवकूफ़ी भरे तर्क प्रचारित करो। अंडा नहीं खाएगा तो प्रोटीन कहां से पाएगा? अच्छा, जरूर। ये बैठे हैं सामने आचार्य जी, मस्तिष्क भी है और बाजू भी है। ये बैठा है पहाड़ी, मुझसे आधी उम्र का है और खेलता है स्क्वॉश, जीतता कम है हारता ज्यादा है, पूछ लो। अब तो बात पूरी दुनिया को चली गई पहाड़ी। और ये आचार्य जी अंडा छोड़ दो, दूध भी नहीं छूते कभी। कौन सी कमजोरी आ गई है बताओ? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक कौन सी कमजोरी दिख रही है? प्रोटीन नहीं मिलता। अब तक तो इनको लड़खड़ा के गिर जाना चाहिए था। बैल की तरह काम करते हैं, सांड की तरह जीते हैं। कौन सी कमजोरी है बोलो? और किसी मांसवादी का ज्यादा आग्रह ही हो मजबूती पर तो फिर आ जाए, सत्र के बाद देख लेते हैं कौन ज्यादा मजबूत है। दूसरे को पराया जानना और इसलिए उसकी मदद न करना हिंसा है। जब किसी को पराया जानोगे तो उसके हित अहित से तुम्हें बहुत मतलब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, ये हिंसा है। तो फिर अहिंसा क्या है? दूसरे को पराया न जानना और उसके हित हेतु काम करना, जैसे अपने ही हित के लिए काम कर रहे हो, ये अहिंसा है। दूसरे के हित के लिए तत्पर रहना अहिंसा है। अहिंसा के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हित और अहित क्या है। दूसरे को मजे दिलाने में दूसरे का हित नहीं होता, दूसरे की कामनाएं पूरी कर देने में दूसरे का हित नहीं होता। जो हित तुम्हारा है वही हित दूसरे का भी है। तुम्हारा भी हित है इसी में कि तुम जगो, जानो, व्यर्थ के बंधनों से आजाद हो जाओ, और दूसरे का भी हित इसी में है।
दूसरे को आज़ाद कराने के लिए कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि तुम्हें उसका मन तोड़ना पड़े। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उसकी इच्छाएं पूरी न करनी पड़े, तुम उसकी इच्छाओं के विपरीत ही चले जाओ। वो अहिंसा ही होगी, वो हिंसा नहीं हो गई। समझ में आ रही है बात? गौर से देखो कि जो भी कोई तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द है उसका वास्तव में हित कहाँ पर है, और जहाँ भी उसका हित है उसकी पूर्ति के लिए तैयार रहो। लेकिन हित शब्द सुनने में छोटा और तात्पर्य में बहुत गूढ़ है। हम नहीं जानते किसका हित कहाँ है। हम इच्छाएं जानते हैं और इच्छाओं की पूर्ति जानते हैं, हित अहित हम नहीं समझते। आमतौर पर हम ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हमने किसी की इच्छाएं पूरी कर दी तो यही उसका हित हो गया। दूसरे की इच्छा पूर्ति में उसका हित हो ये आवश्यक नहीं है, बल्कि अधिकांशतः ऐसा होगा कि जो व्यक्ति जिस चीज की इच्छा कर रहा है सबसे ज्यादा, वो वस्तु उसके अहित में ही होगी। तो अहिंसा का मतलब न मीठी बात न मीठा व्यवहार। अहिंसा का मतलब कड़वी बात और कड़वा व्यवहार भी नहीं होता। पर हमने अहिंसा का संबंध बहुत जोड़ लिया है मृदुल व्यवहार से, चोट न पहुंचाने से, दर्द न देने से। लोग कहते हैं किसी को दुख न दो, किसी को दर्द न दो, यही अहिंसा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अहिंसा का कोई संबंध दुख और दर्द और चोट न देने से नहीं है। अहिंसा का संबंध है दूसरे के हित के लिए काम करने से। हित हेतु तो अगर कभी चोट भी देनी पड़े तो ठीक, वो भी अहिंसा ही है। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण महाभारत करवा देते हैं, इतनी जाने गई, वो भी अहिंसा ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अहिंसा के मूल में रक्तपात है। अहिंसा के मूल में है दूसरे को पराया न मानना और दूसरे के हित हेतु तत्पर रहना। जहां अपना हित देखना वहीं दूसरे का हित देखना।